मनीषा जो मेरी भांजी थी, 1-2 किलोमीटर के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि आसमान से अपराधी उतर गए। बहुत लोग कहते हैं पैसे के पीछे मत भागो। सही भी है, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन जब हम कुछ ऐसे मामलों को देखते हैं तो सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि पैसे के दम पे ही विक्टिम को गुनाहगार बना दिया जाता है, पैसे के दम पे ही सबूतों को मिटा दिया जाता है और पैसे के दम पे ही पुलिस से लेकर कानून तक सब कुछ खरीद लिया जाता है। इतिहास गवाह है, चाहे आरजिगर वाला केस हो या फिर मनीषा वाला मामला, हर जगह सिर्फ पैसा ही बोलता है। सोचिए, पुलिस जो जनता की रखवाली के लिए है, मदद करने के लिए है, वही अगर बिना किसी जांच पड़ताल के विक्टिम को ही दोषी ठहरा दे तो आम आदमी किससे उम्मीद रखेगा। यही हुआ मनीषा केस में, एक ऐसा केस जो आपके दिल को हिला देगा। सिर्फ 19 साल की एक साधारण लड़की, ना किसी से दुश्मनी ना कोई विवाद, फिर भी उसके साथ हुआ इतना दर्दनाक, इतना हैवानियत भरा खेल। और फिर इस केस को दबाने की कोशिश, न्यूज चैनल चुप, ऑथोरिटीज चुप, जैसे किसी ताकतवर हाथ ने सबको खरीद लिया हो। दोस्तों, यही वजह है कि आज की ये कहानी आप तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सिस्टम चुप है तो सच को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। हरियाणा के भिवानी की रहने वाली मनीषा एक स्कूल में टीचर थी। 11 अगस्त की सुबह रोज की तरह घर से स्कूल जाने के लिए निकली, लेकिन उस दिन अपने पिता को फोन करके बोली, पापा नर्सिंग कॉलेज है पास में, मैं उसका फॉर्म लेने जा रही हूँ। और इसके बाद वो कॉलेज की तरफ निकल गई। मनीषा एक बेहद ही सीधी लड़की थी, हमेशा अपना काम करके सीधे घर लौट आती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम हो गई मगर वो घर नहीं लौटी। परिवार बेचैन हो उठा। सोचिए, जिस लड़की ने कभी बेमतलब घर से बाहर कदम तक नहीं रखा हो, वो अचानक घंटों तक गायब हो जाए तो माता पिता की चिंता कितनी बढ़ जाएगी। शाम ढल रही थी, घड़ी ने 4:30 बजा दिए थे, मगर मनीषा घर नहीं लौटी। उनके दादाजी बेचैनी से उसी बस चालक के पास पहुंचे जिससे मनीषा रोज घर आती जाती थी। बस वाले ने बताया कि आज मनीषा ने कहा था कि वे नर्सिंग कॉलेज के फॉर्म लेने जा रही है, शायद इसी वजह से देर हो रही होगी। लेकिन शाम गहराती जा रही थी और चिंता बढ़ती जा रही थी। दादाजी ने तुरंत मनीषा के पिता को कॉल किया, बिटिया अभी तक घर नहीं पहुंची है, कुछ गड़बड़ लग रही है। सोचिए, कोई भी लड़की जो कभी घंटों तक घर से गायब ना रही हो अचानक गायब हो जाए तो परिवार का परेशान होना लाजमी है। ऐसे ही शाम के करीब 6 बज जाते हैं, फिर मनीषा का कॉल आता है। पर हैरानी की बात यह है कि उसमें किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। कॉल कट जाता है और फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। परिवार घबराहट में बुरी तरह से टूटने लगता है। अब मनीषा के पिता से नहीं रहा जाता, वे पुलिस स्टेशन जाते हैं। जब मनीषा के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उम्मीद थी कि मदद मिलेगी, लेकिन पुलिस ने क्या कहा, लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, 2 से 3 दिन में वापस आ जाएगी। सोचिए, मदद करने के बजाय इल्जाम परिवार पे ही थोप दिया जाता है, तुमने ठीक से नहीं ढूंढा होगा, आसपास देखो मिल जाएगी। फिर भी मनीषा के पिताजी चुप नहीं बैठे, वे खुद उस नर्सिंग कॉलेज पहुंचे। वहां के गार्ड से पूछा, क्या इस नाम की कोई लड़की यहां आई थी? लेकिन जो दृश्य उन्होंने देखा वो और भी डराने वाला था। कॉलेज के अंदर कुछ लोग नशे की हालत में पड़े थे। सोचिए, एक पिता के दिल पर उस पल क्या बीती होगी। क्या उनकी बेटी भी किसी मुसीबत में फंस गई है? और डर और शक से भरे उन्होंने तुरंत 112 पे पुलिस को कॉल किया और कॉलेज वालों से गुजारिश की कि हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। पर कॉलेज प्रबंधन ने साफ मना कर दिया, हम फुटेज नहीं दिखा सकते, ये कैसे मुमकिन है? कॉलेज में कैमरे सिर्फ सजावट के लिए लगे हैं। शाम को 6:26 पर मनीषा के पिता के फोन की घंटी बजी, लेकिन कॉल अधूरा ही रह गया। फिर आधी रात 12:04 पर मनीषा का फोन अचानक कुछ मिनटों के लिए ऑन हुआ, लेकिन तुरंत ही फिर से स्विच ऑफ हो गया। एक पिता बार बार कॉल करता रहा, लेकिन सिर्फ सन्नाटा मिला। 12 अगस्त को फिर से मनीषा के पिता पुलिस स्टेशन पहुंचे रिपोर्ट लिखवाने, पर इस बार भी उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस का वही घिसा पिटा जवाब था, लड़की भाग गई होगी, वापस आ जाएगी, रिपोर्ट लिखवाने से क्या होगा। बहुत जिद करने के बाद आखिरकार शाम को जाकर मनीषा की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, एएसआई शकुंतला के द्वारा। लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बाद भी हालात नहीं बदलते। पुलिस पूछताछ करने के लिए वापस आइडियल कॉलेज आती है और वहां एक बार फिर कॉलेज प्रशासन सीसीटीवी फुटेज दिखाने से साफ मना कर देता है। पुलिस की मदद यही समझ आ जाती है, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन ना तो मनीषा का फोन ट्रेस किया गया, ना उसकी आखिरी लोकेशन निकाली गई और ना ही ये देखा गया कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। जैसे
जैसे पुलिस को इस केस से कोई लेना देना नहीं हो। फिर आता है 13 अगस्त का दिन। उस दिन पुलिस का फोन मनीषा के पिता के पास आता है। कहा जाता है आइडियल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिली है, आकर देखिए कहीं ये आपकी बेटी तो नहीं। और अफसोस वो मनीषा ही थी। उसकी हालत देखकर कोई भी हिल जाए। पूरा चेहरा जला हुआ, गर्दन जैसे मुश्किल से शरीर से जुड़ी हुई, ऐसा लग रहा था मानो उसे एसिड से जलाया गया। लोग चीख चीख कर पूछने लगे, इतनी मासूम सीधी सादी लड़की जिसने कभी किसी से दुश्मनी तक नहीं रखी, उसके साथ इतनी हैवानियत क्यों? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ना भी किसी के लिए आसान नहीं था। उसमें लिखा था कि मनीषा के भीतर कई अंग गायब है, उसके बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनियां गायब हैं। अब सवाल ये था, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल? रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसके शरीर में ऑर्गेनोफोरेंसिस मिला है, जो कि एक जहर होता है, लेकिन उसके कपड़ों और बॉडी पर रेप का कोई भी सबूत नहीं मिला। हालांकि जितने लोगों ने उसकी बॉडी को देखा, सबका यही कहना था कि उसका रेप हुआ है और उसे दर्दनाक मौत दी गई है। सोशल मीडिया पे हाहाकार मचने लगा और ये सब दबाने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया। कुछ पुलिस वालों को ट्रांसफर कर दिया गया, कुछ को सस्पेंड, सिर्फ इतना दिखाने के लिए कि सरकार कुछ कर रही है ताकि जनता का गुस्सा कम हो जाए। फिर हुआ उसका दूसरा पोस्टमार्टम और फिर उसमें अजीब बातें लिख दी गई। डॉक्टरों का कहना था कि मनीषा की गर्दन पे जो निशान है वो जानवरों के काटने से बने हैं, लेकिन सच तो सबको पता था, बस किसी ने जबान खोलने की हिम्मत नहीं की। इसके पीछे की वजह क्या थी ये किसी को नहीं पता। शायद वो पैसा या फिर शायद किसी का दबाव। केस को इतना घुमाया गया कि यहां तक कह दिया गया कि मनीषा ने यह सब कुछ खुद किया है। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? क्या वो लड़की जो नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, अपने घर वालों को सहारा बनना चाहती थी, अचानक खुद अपनी जान इतना दर्दनाक हालत में कैसे ले सकती है? जवाब साफ है, नहीं। मनीषा के पिता ने तो साफ कह दिया था कि जब तक असली कातिल नहीं पकड़े जाएंगे वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन 18 अगस्त को पुलिस ने नया खेल खेला। अचानक से उन्होंने दावा किया कि उन्हें मनीषा का एक नोट मिला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये नोट अब तक कहां था, अचानक अब कैसे प्रकट हुआ? और पुलिस का जवाब था कि ये नोट उसके पास से मिला है। ये वही लेटर था जिसे दिखाकर कहा गया कि शायद मनीषा ने खुशी की है। लेकिन जब लोगों का गुस्सा बढ़ा, प्रोटेस्ट होने लगे, तो सरकार ने ऐलान किया कि इस केस की जांच अब सीबीआई करेगी और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम होगा। पर दोस्तों सवाल यह है, जब पोस्टमार्टम पहले हो चुके थे और दोनों ही आपस में इतने अलग थे, तो तीसरे से क्या उम्मीद की जा सकती है? एक रिपोर्ट में कहा गया कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था, जहर खाकर जान दी थी। दूसरी रिपोर्ट में लिखा गया कि उसके शरीर के कुछ अंग गायब है। यानी दो रिपोर्टें एक दूसरे से बिल्कुल उलट। अब सच कौन सा है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर साफ है, अगर पुलिस ने सही समय पे एक्शन लिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। वहां पे मौजूद जिन भी लोगों ने मनीषा की बॉडी को देखा, उन सभी का कहना था कि मनीषा का रेप हुआ है। रेप के बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ उसकी हत्या की गई है। दोनों रिपोर्ट इतनी कंफ्यूजिंग थी कि सच समझना मुश्किल हो गया था। किसी में लिखा था कि मनीषा की सलवार फटी हुई थी, उसका नाड़ा खुला हुआ था, यहां तक कि उसके शरीर पर लड़ाई के निशान भी थे। लेकिन अगर पहली रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा ने सुसाइड किया था तो उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। वो पिता जो बार बार कहते थे कि जब तक असली अपराधी ना पकड़े जाएंगे तब तक उनकी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, अचानक उन्होंने कैसे मान लिया? क्या उन पे दबाव डाला गया? क्या उन्हें धमकी मिली या फिर कोई बड़ी वजह थी? कमेटी का फैसला आया और पिता ने समाज से कहा कि हमने फैसला लिया है, अपनी बेटी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ करेंगे। लेकिन सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या सचमुच वे संतुष्ट थे या फिर मजबूर थे? उसके कुछ समय बाद मनीषा के पिता ने खुद से कहा कि मैं कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे इस देश की जनता पे विश्वास है, लोग इतना आवाज उठा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, मुझे असली गुनहगारों को सजा दिलानी है। और अब हम सभी का सवाल यही है, ये इंसाफ आखिर कब मिलेगा? हम सभी मनीषा के पिता के साथ खड़े हैं। तो दोस्तों न्यूज चैनल इस बात को नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, चाहे मैं हूं या फिर कोई और यूट्यूबर है। अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाता है तो उसकी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस बात को दबाया ना जा सके और मनीषा को इंसाफ मिले, उसके कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि आज ये उस बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारे घर की बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है।